सो अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सबसे पहले कुछ टॉपिक्स आएंगे। एज वी नो, माइक्रोब्स आर द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन अर्थ। बायोलॉजिकल सिस्टम का ये मेजर पार्ट फॉर्म करते हैं। देखा होगा बैक्टीरियाज हमें सॉइल में मिल जाएंगे, सॉइल के सोल मेंबर्स ही होते हैं बैक्टीरियाज। तो बैक्टीरियाज बेसिकली हमें सॉइल में मिल जाएंगे, एयर में मिल जाएंगे। जर्म्स को ही हम बैक्टीरिया कह रहे हैं। तो बायोलॉजिकल सिस्टम का बेसिकली मेजर पार्ट जो है वो बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, इन सब से मिलके बना है। ठीक है, तो वही ये लाइन कह रही है एनसीईआरटी की कि दे आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन अर्थ। बायोलॉजिकल सिस्टम का जो मेजर पार्ट है वो बैक्टीरियाज, फंजाई और वायरसेस बना रहे हैं। माइक्रोब्स बायोलॉजिकल सिस्टम का एक वास्ट कंपोनेंट है। तो ये फर्स्ट लाइन एनसीईआरटी की हमारी कवर हो गई। नेक्स्ट है माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। तो वही चीज, उसी चीज को ये एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाए कि बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन अर्थ में जो माइक्रोब्स हैं वो बेसिकली मेजर पार्ट फॉर्म कर रहे हैं और उसके रीजन में आ जाए कि उसको कौन सी लाइन गवर्न कर रही है इसमें, तो हम इस वाली लाइन को उसके आंसर में लिख सकते हैं। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर दैट इन द सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड द बॉडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की बॉडी के अंदर मिल जाएगा। अगर किसी प्लांट को कोई भी इन्फेक्शन है तो उसकी बॉडी के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि बेसिकली बहुत ही ज्यादा माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत ही ज्यादा ये छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये प्लांट्स की बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में बहुत जल्दी वहां पे रिलाई कर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं वहां पे। एनिमल्स की बॉडी में मिल जाएंगे। ठीक है, इनसाइड द थर्मल वेंट्स। थर्मल वेंट्स जहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। थर्मल वेंट्स की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर वहां का हाई होगा। उसमें हमने पढ़ा है आर्की बैक्टीरिया, जो आर्की बैक्टीरिया है वो बहुत ज्यादा जो एक्सट्रीम कंडीशंस है उनमें रह सकता है। तो बैक्टीरिया भी बेसिकली है क्या, माइक्रोब है। तो वही ये बता रहा है कि थर्मल वेंट्स में हमको मिल जाएंगे। देन डीप इन दी सॉइल, सॉइल में मिल जाएंगे। सॉइल में जर्म्स होते हैं, तो जर्म्स बेसिकली है क्या, माइक्रोब्स। अंडर द लेयर्स ऑफ स्नो सेवरल मीटर्स, स्नो की लेयर में मिल जाएगी। ठीक है, और बहुत ज्यादा थिक जो लेयर्स हैं अर्थ की है, सॉइल में है, उसमें भी हमें बहुत सारे माइक्रोब्स देखने को मिल जाते हैं। हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट, तो ये सारा आर्के बैक्टीरिया की स्टोरी को ही बता रहे हैं। आर्के बैक्टीरिया जो है वो बेसिकली बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में हमको मिल जाता है। तो वही ये पूरा गवर्न कर रही है पूरी लाइन कि एक्सट्रीम कंडीशन है, लाइक कोई थर्मल वेंट है जहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कोई ऐसी कंडीशन है जो कि बहुत ज्यादा सॉल्टी कंडीशन है, सैलिनिटी वहां की बहुत हाई है, वहां पे मिल जाएगा। साथ में बेसिकली कोई ऐसा कंडीशन है जहां पे एसिडिटी बहुत ज्यादा है, पीएच उस जगह का बहुत हाई है, तो वहां पे भी ऐसे माइक्रोब्स मिल जाते हैं। तो ये बेसिकली यही बता रहा है कि जो माइक्रोब्स हैं बेसिकली वो कॉस्मोपॉलिटन है, वो हर जगह मिल जाएंगे हमको। ठीक है, माइक्रोब्स आर डाइवर्स सच एज प्रोटोजोआ। अब बता दिए हैं कि माइक्रोब्स के टाइप्स क्या क्या हैं, सच एज प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई। माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ज्यादा उनका साइज जो होता है बहुत ज्यादा माइक्रोमीटर में होता है। वायरसेस, वायरसेस हो सकते हैं, वायरॉइड्स हो सकता है, प्रायंस दैट आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि जो बेसिकली वायरसेस हैं, वायरसेस का तो हमें पता है 11th क्लास में वो हमने पढ़ा था, लेकिन प्रायंस, प्रायंस में बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आता है कि प्रायंस होते क्या है। तो बेसिकली इनके पास कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, इनके पास सिर्फ एक प्रोटीनेशियस कवरिंग होती है। और वो प्रोटीनेशियस जो कवरिंग होती है वही सबसे ज्यादा इन्फेक्शन फैला रही होती है। प्रायंस में हमने पढ़ा था शायद मैड काउ डिजीज, एक बार चेक करना पड़ेगा ये, वो 11th क्लास की बुक में ही हमें चेक करना पड़ेगा कि प्रायंस बेसिकली कौन सा डिजीज कॉज कर रहे हैं, डिजीज कौन सा है ये चेक कर सकते हैं। तो इसका जो
प्रोटीनेशियस कवरिंग होती है बेसिकली, वही इसको इन्फेक्शियस बनाती है, क्योंकि बेसिकली हमें ये चाहिए कि या तो इसका अगर किसी भी पैथोजन को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को बेसिकली उसको इन्फेक्शन पहुंचाना है, तो उसमें होना क्या चाहिए कि उसके पास कोई ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो कि उसका इन्फेक्शन हो, जैसे इन्फेक्शियस हो। बेसिकली जैसे कि मान लो हम प्रोटोजुआ की बात कर रहे हैं, उसमें प्लाज्मोडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके जो स्पोर्स होते हैं वो बेसिकली इन्फेक्शियस होते हैं, ठीक है। तो स्पोर्स, वहां पे हम स्पोर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ये बताना है कि प्रायंस जो है, प्रायंस का वो पार्ट क्या है जो कि इन्फेक्शन पहुंचा रहा है, ये 11th का क्वेश्चन है। तो प्रोटीनेशियस जो उसकी इन्फेक्शियस कवरिंग है, उसके पास सिर्फ प्रोटीन की लेयर होती है, उसके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। प्रायंस की अगर बात करें तो प्रोटीन की लेयर होती है, वही इन्फेक्शन वहां पे कॉज करती है। तो यही बता रखा है कि माइक्रोब्स जो है वो डाइवर्स हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं, फंजाई हो सकता है, बैक्टीरिया, ठीक है, साथ में वायरसेस, प्रायंस, वायरॉइड्स, ये सारे टॉपिक्स 11th के हैं कि वायरसेस क्या होता है, प्रायंस क्या होता है, वायरॉइड्स क्या होता है। इसको अगर आपने 11th की बुक अच्छे से पढ़ी है तो आपको आता होगा ये टॉपिक, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया है। नेक्स्ट आता है, ये थोड़ा सा डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी की बुक में 12th की, कि ये देखो, ये पूरा आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दे रखा है। बैक्टीरिया, इसमें हमने पढ़ा था कि 11th क्लास में कि जो बेसिकली बैक्टीरियाज हैं, मोनेरा में ये पढ़ा था कि बैक्टीरिया के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। उसका बेसिलस शेप हो सकता है जिसको हम रोड शेप्ड बोलते हैं, कोकस शेप्ड हो सकता है, स्पाइरलम हो सकता है, ठीक है, कोमा शेप्ड होते हैं। तो वही बैक्टीरिया का बता रहा है। ये बैक्टीरिया के डायग्राम्स दे रखे हैं कि उसका फ्लैजिला है, जो ये है ये फ्लैजिला है उसका, और ये पूरा रोड शेप्ड बैक्टीरिया है जिसको हम बेसिलस जिसमें टर्म लगाते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ये पूरा दे रखा है, ठीक है, ये बैक्टीरियो, ये वायरसेस के डायग्राम्स दे रखे हैं, ये भी 11th क्लास में हमने पढ़े हैं कि बेसिकली बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। साथ में पूरा कॉम्पैक्ट रोड शेप्ड वायरसेस है, तो ये बेसिकली वायरसेस का है डायग्राम। अगर आपको कभी आ जाता है एग्जाम में लेबल करने के लिए, तो ये चीजें हमने 11th क्लास में पढ़ी है कि ये वायरसेस कैसे दिखते हैं, बैक्टीरियाज कैसे दिखते हैं, तो यही हमको बताना है। ये बैक्टीरिया का पूरा डायग्राम है, ये वायरसेस का है। देन बात आती है इसकी, तो इसमें क्या है कि ये फंजाई का बता रहा है कि अगर हमने नॉर्मली देखा भी होगा घर में कि अगर हम ब्रेड को ले लेते हैं तो उस पर ब्रेड मोल्ड लग जाता है, फंगस फफूंदी लग जाती है उस पर। तो वही कल्चर ही तो है बेसिकली, वो है क्या, फंजाई का कल्चर, ठीक है। तो बेसिकली वो फंजाई है, ब्रेड मोल्ड है, जिसका साइंटिफिक नेम भी हमको पता होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं। तो ये पेट्री डिश में बता रहा है इस वाले में कि बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट दूसरी वाली पेट्री डिश में क्या है कि फंगल कॉलोनी, फंजाई ग्रो कर रही है, ठीक है। तो ये हमको बताना है इसमें। तो ये पूरा डायग्राम हमारा एनसीईआरटी का कवर होता है यहाँ पे कि एक में बैक्टीरियाज है, एक में वायरसेस है, और यहाँ पे हमारा फंजाई है, और एक में बैक्टीरिया है। तो ये बेसिकली एनसीईआरटी की जो बुक है उसका शायद ये 2nd पेज है, चैप्टर नंबर, जो कि चैप्टर है माइक्रोब्स के ऊपर, उस चैप्टर का ये पेज नंबर 2 होगा। उस पर पूरा डायग्राम हम एक बार उस चीज को एनालाइज कर सकते हैं कि ये चैप्टर बेसिकली दिखा क्या रहा है। सॉरी, नेक्स्ट चीज आती है, नेक्स्ट चीज आती है माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया। जैसे कि हमने डायग्राम में पढ़ा कि अगर हम कोई पेट्री डिश ले, उसमें थोड़ा सा कल्चर दे दें, तो बेसिकली क्या करेगा, ये न्यूट्रिटिव मीडिया पे ग्रो कर सकता है जो बैक्टीरिया और फंजाई है, फ्रॉम कॉलोनी विच कैन बी सीन विद नेकेड आइज। हम नॉर्मली देख भी सकते हैं, अगर देखा होगा कि अगर हम ब्रेड को रख देंगे उस पर अगर फंगस लग जाती है तो उसको हम नेकेड आई से देख भी सकते हैं, ठीक है। तो वही ये बता रहा है कि उनको हम नॉर्मली ऐसे देख भी सकते हैं। न्यूट्रिटिव मीडिया जहां माइक्रोब्स को मिल गया, बेसिकली जहां पे उसको एक फेवरेबल कंडीशन मिल गई, वहां पे वो ज्यादा ग्रो कर सकता है। इन साइंटिफिक स्टडीज ऑफ ऑन ऑर्गेनिज्म बेसिकली होगा क्या कि जो भी साइंटिस्ट वगैरह है वो यही करते हैं, कोई भी पेट्री डिश ले लेते हैं और उसमें बेसिकली इनको ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट चीज आती है माइक्रोब्स कॉज अ लार्ज नंबर, सॉरी ये ए है,
A large number of disease in human beings, plants. ठीक है, तो बेसिकली माइक्रोब्स का क्या है कि माइक्रोब्स, ये तो हमको नॉर्मली भी पता है कि अगर हम पक्सीनिया की बात करें तो वीट रस्ट कॉज कर रहा है, ठीक है, फंगस है जो कि बेसिकली, ठीक है, तो हम उसका तो हमें पता है कि बहुत सारी डिजीज कॉज कर रहे हैं जो माइक्रोब्स हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में, ठीक है, और ह्यूमन बींग्स में। बट ऑल माइक्रोब्स आर नॉट हार्मफुल, सारे माइक्रोब्स हार्मफुल नहीं होते, वही तो इस चैप्टर को में पढ़ना है हमको कि कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी हैं जिनको हम ह्यूमन वेलफेयर में यूज कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि कर्ड कर्ड बना रहे हैं, इथेनॉल बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज की जो बेसिकली कहते हैं ना बेसिस है, बेसिस वही है, ठीक है, लेकिन सारे हार्मफुल नहीं होते। सेवरल माइक्रोब्स आर यूजफुल टू मेन इन डाइवर्स ways, sorry this is ways, you can correct this. For example, various microbes used in household products, household में क्या बनाते हैं हम, कर्ड बनाते हैं, कर्ड का केस जो है, इंडस्ट्रीज में यूज हो रही है, अगर इंडस्ट्रीज में बात करें तो बहुत सारी इथेनॉल बन रही है जिसको हम अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है, इथेनॉल है जो कि बना कौन रहा है, जिसका जो मेन बेसिस है वो है ही क्या, एक माइक्रोब है, यीस्ट है, ठीक है, एंड ऑल्सो इन सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज के ट्रीटमेंट में भी यूज हो रहा है माइक्रोब, वो कहाँ यूज हो रहा है वो ही हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट वाला क्वेश्चन बहुत आता है बोर्ड्स में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीवेज ट्रीटमेंट, वो इस पूरी वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे उसको, ठीक है, तो ये हमें समझ आ गया कि माइक्रोब्स जो है वो सिर्फ हार्मफुल नहीं है, वो कुछ यूजफुल भी हो सकते हैं, जैसे कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, ऐसे माइक्रोब्स के भी दो हैं, प्रॉस एंड कॉन्स हर जगह होते हैं, ऐसे ही माइक्रोब्स में भी दो टाइप्स हो गए कि एक तो उसके यूजफुल और एक उसके हार्मफुल, हार्मफुल हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ उसका यूज पढ़ना है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जैसे बताया कि माइक्रोब्स यूजफुल तो है लेकिन कहाँ पे, हम क्या चीजें बना सकते हैं, हमें अगर ये लाइन दे दी जाए असर्शन रीजनिंग में या फिर कहीं पे भी लाइक बोर्ड के क्वेश्चन में दे दी जाए कि माइक्रोब्स आर यूजफुल इलस्ट्रेट, तो वो हम कैसे करेंगे, तो वही बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ यूजफुल हो सकता है, तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट सबसे पहले तो आएगा, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में बेसिकली क्या है, कर्ड, कर्ड का एग्जाम्पल, तो हाउस होल्ड भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ कर्ड ही हो, और भी चीजें आएंगी, तो पहला है कर्ड, मिल्क इज कन्वर्टेड टू कर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस का नाम तो हम बचपन से ही सुन रहे हैं, एंड अदर्स कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो इनकी पूरी स्पीशीज में आती है उनको लैब बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया विच ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्टेड टू कर्ड, जो कि मिल्क में ग्रो करेगा, उसका कल्चर क्या है, मिल्क, जो उसको ग्रोथ करने के लिए मटेरियल चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उसको कहाँ से मिलते हैं, मिल्क में से, एंड कन्वर्टेड टू कर्ड, और उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये पूरा हमें पता होना चाहिए कि कर्ड कौन बनाता है, मिल्क से कर्ड का कन्वर्शन जो करता है वो कौन सा बैक्टीरिया होता है वो पता होना चाहिए, उसका नाम लैक्टोबैसिलस में भी एमसीक्यू में आ जाए, कुछ को ये भी नहीं पता होगा तो वो देखना है, उसके लिए इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया द लैब प्रोड्यूस एसिड्स, अब दही खट्टी होती है, वो क्यों होती है, किसी भी चीज में अगर अगर हम बात करें तो एसिड का एक नेचर ही था, उसका एक फीचर ही था कि जो एसिड्स होते हैं वो सौर होते हैं, ठीक है, तो वही बताना है हमको। ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया द लैब, वही लैक्टिक एसिड जो है वो कौन प्रोड्यूस करेगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो कोगुलेट करवा देगा एसिड्स को, एकदम उसका कोगुलेशन करवा देगा, सेडिमेंटेशन करा देगा, एंड पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन्स, मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहे हैं और एसिड बना जा रहा है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, जो लैक्टोबैसिलस है, वो बेसिकली एसिड यहाँ पे बनाता जाएगा, ठीक है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क, पहले फ्रेश मिल्क को अगर जब भी दही देखा होगा कि दही जमाना जब भी स्टार्ट करता है पहले उसमें हम थोड़ा इनोकुलम मिलाते हैं, अगर मम्मियों को कभी देखा होगा तो बेसिकली हम यही करते हैं कि फ्रेश मिल्क को लेते हैं और उसमें जो हमारा पहला कोई लाइक जो ऑलरेडी कोई इनोकुलम प्रेजेंट है उसको पहले उसमें मिलाया जाता है, तभी वो दही बनना स्टार्ट होता है, बिना उसके हम फ्रेश मिल्क को, इट इज नॉट पॉसिबल कि हम फ्रेश मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर लें,
ठीक है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क में ऐड करेंगे एज इनोकुलम, हमें पता होना चाहिए व्हाट इज इनोकुलम, ठीक है, और स्टार्टर जो कि प्रोसेस को स्टार्ट कर दे, विच एट सुटेबल टेम्परेचर, जब उसको प्रॉपर सुटेबल कंडीशन मिलेंगी, मल्टीप्लाई दस कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड विच ऑल्सो इम्प्रूव्स, बेसिकली फिर जैसे ही उसको टेम्परेचर एक ऐसा मिल जाएगा बैक्टीरिया को कि उस टेम्परेचर में वो ग्रो कर सकता है, वो कर्ड बनाना स्टार्ट कर देगा। अब बाकी बाकी होता क्या है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है लैक्टोबैसिलस है, वो क्या कर रहे हैं, वो मिल्क को कर्ड में तो कन्वर्ट कर रहे हैं, एसिड्स तो बना रहे हैं, लैक्टिक एसिड तो बना रहा है, मिल्क प्रोटीन्स जो है उनको डाइजेस्ट करके एसिड बना रहा है, वो हमको पता है। इसके साथ भी जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज हैं, जो लैक्टोबैसिलस है, वो बेसिकली क्या करता है, वो न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी बढ़ा देता है, ठीक है, अगर मिल्क से कर्ड बन रहा है तो वो इंप्रूव कर देगा, इट इंप्रूव्स इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी, उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ा देगा, इंक्रीजिंग विटामिन बी ट्वेल्व इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों को देखा होगा विटामिन बी ट्वेल्व की सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, ठीक है, फीमेल्स को मोस्टली बोलते हैं डॉक्टर्स की विटामिन बी ट्वेल्व की सप्लीमेंट्स ले लें, तो वही ये बता रहा है कि अगर जरूरत ही क्या है, अगर हम कर्ड ले लें अपनी डाइट से हम उतना मटेरियल ले लें तो हमें जरूरत ही नहीं है कि हम बेसिकली कोई सप्लीमेंट कोई टैबलेट्स रोज खाएं, तो वही बता रहा है कि कर्ड एक अच्छा ऑप्शन है, एक हेल्दी डाइट में एक अच्छा ऑप्शन है, अ गुड ऑप्शन इन हेल्दी हेल्दी डाइट का पार्ट भी बना सकते हैं, रोज कर्ड खा ले तो विटामिन बी 12 की हमारी जो डेफिशिएंसी है वो होने के कम चांसेस रहेंगे, ठीक है। इन आवर स्टमक द लैब प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल, हमारे स्टमक में भी लैब होता है, मतलब कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज होते हैं, लैब बेसिकली है क्या, लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज, बेसिकली होता क्या है कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट है, तो अगर कहीं पे ये वाले बैक्टीरियाज होंगे वहां का जो पीएच होगा वो एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक पीएच में होता क्या है कि जो बाहर के माइक्रोब्स हैं जो कि हार्मफुल है हमारे लिए, बहुत सारे बैक्टीरियाज हो सकते हैं कि हमें कोई इन्फेक्शन वो कोज कर दे, ठीक है, उनकी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाए हमें, तो ये होने नहीं देते, ठीक है, ये होने नहीं देते, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज हैं बेसिकली उन इन्फेक्शंस को होने ही नहीं देंगे, क्योंकि उसने इन्वायरमेंट को ही पूरा एक प्रॉपर इन्वायरमेंट बना दिया, क्योंकि उसने एसिड रिलीज कर दिया पूरे इन्वायरमेंट में, तो बाहर से कोई पैथोजन वहां पे आ नहीं सकता, तो एक तरह से यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा पूरे स्टमक के इन्वायरमेंट में, ठीक है, तो स्टमक को प्रोटेक्ट कर लेगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो ये बेसिकली हो गया है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या क्या काम कर रहे हैं, कर्ड बना रहे हैं, मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, साथ में स्टमक में भी हेल्प कर रहे हैं, न्यूट्रिशनल क्वालिटीज की अच्छी होती है, विटामिन बी 12 इसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डो, आटा गूंदना, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं एक बार, इसका येलो ले लेते हैं, ठीक है, तो डो चेंज नहीं हुआ, हाँ, तो डो को देखते हैं कि देखा होगा आटा गूंदते हैं जब घर में छोले भटूरे वगैरह बन रहे होते हैं, तो उसके लिए ये आटा जो मम्मियां गूंदती हैं, तो बेसिकली उसमें हम देखते हैं कि वो आटा कहीं ना कहीं एक फूल रहा है, ठीक है, बेसिकली वो पफ्ड अप अपीयरेंस आती है, उसमें फूली हुई अपीयरेंस आती है, तो वो किसकी वजह से आती है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, द डो विच इज यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा, इडली, इज ऑल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया उसको फर्मेंट करते हैं, फर्मेंटेशन का मतलब क्या है, फर्मेंटेशन इज द टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगी पायरुविक एसिड की, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, तो बेसिकली वहां पे क्या था प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर था, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो एनारोबिक बैक्टीरिया रिलीज कर रहे हैं इसी की वजह से एक पफ्ड अप अपीयरेंस आती है डो के अंदर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ठीक है, साथ में सॉरी वाटर रिलीज नहीं होगा क्योंकि एनारोबिक है, लेट मी करेक्ट इट, ठीक है, क्योंकि
एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लैक्टिक एसिड होगा, सॉरी लैक्टिक एसिड भी रिलीज होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक लैक्टिक एसिड की वजह से वो जो डो होगा वो थोड़ा सा हमें खट्टा लगेगा टेस्ट में, ठीक है। द puffed up appearance of dough is due to the production of carbon dioxide, जैसे समझाया कि जो एक फूली हुई अपीयरेंस आती है, एक puffed up अपीयरेंस आती है डो की, वो कार्बन डाइऑक्साइड के जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है उसकी वजह से उसकी puffed up appearance आएगी। The dough which is used for making bread is fermented using baker's yeast। अब पूछ रहा है कि puffed up appearance आ तो रही है, लेकिन वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो ब्रेड है, जब ब्रेड बनाते हैं तो उसका फर्मेंटेशन करता कौन है, तो फर्मेंटेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है यीस्ट, बेकर्स यीस्ट, क्योंकि ब्रेड बन के इसके पास रही है बेकरी में, है ना, इसलिए इसका नाम हम बेकरी से याद रख सकते हैं, बेकर्स यीस्ट, ठीक है। तो बेकर यीस्ट इज सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी, इसका नेम याद रखना है, साइंटिफिक नेम, क्योंकि यीस्ट तो सबको पता है, अगर यीस्ट सबको पता है तो एमसीक्यू में तो हर कोई करेक्ट कर लेगा, लेकिन हमको बेसिकली उसका साइंटिफिक नेम याद रखना है, ठीक है। A number of traditional drinks and foods are also made by fermentation by the microbes, कि बेसिकली कुछ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स भी बनती हैं, वो हम पढ़ेंगे क्या होती है, ठीक है। तो अभी हमें डो वाला पता होना चाहिए कि जो डो होता है, डो बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, और ब्रेड वाला क्वेश्चन आता है कि ब्रेड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ब्रेड के लिए होती है बेकर्स यीस्ट, दैट इज सैक्रोमाइसीस सेरिवेसी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, टोडी। टोडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो कि साउथ इंडिया में ज्यादा कॉमन है, वहां के एक ट्रेडिशन में आती है ये। इट इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया, साउथ में ज्यादा पी जाती है। इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप, पाम ट्रीज और प्लांट्स का सैप निकाला जाता है, उसमें फर्मेंटेशन होने दिया जाता है, ठीक है, तब ये बनती है टोडी, ठीक है। तो कोकोनट भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, साथ में पाम ट्रीज को भी यूज कर सकते हैं, उसका जो सैप है उसको हम फर्मेंटेशन करते हैं पहले और फिर ये बनता है। नेक्स्ट आता है माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड टू फर्मेंट फिश, फिश को फर्मेंटेशन की जाएगी, सोयाबीन को, देन बैम्बू शूट्स को, जो बैम्बू है उसकी स्टेम को बेसिकली, ठीक है, उसको भी फर्मेंटेशन की जाती है टू मेक फूड, फूड बना रहे हैं। टोडी का तो ये वाला आ गया, अगर टोडी की बात करें तो सिर्फ इतना लिखना है, लेकिन ये दूसरा आ रहा है कि अगर कुछ ऐसे खाने की चीजें भी हो सकती हैं जिनको हम फर्मेंटेशन करके खा रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली उसमें आ जाएगा फिश, सोयाबीन, बैम्बू शूट्स, जो बैम्बू की स्टेम्स वगैरह है उसको हम फर्मेंटेशन करेंगे और फिर वो पर्टिकुलर एक फूड आइटम, जो भी डिश है, इनकी कोई भी डेलिकेसी हो सकती है, साउथ इंडिया में हो सकती है, तो वहां पे ऐसे फर्मेंटेशन करके ये पूरा फूड आइटम प्रिपेयर किया जाता है। टोडी लर्न कर सकते हैं कि टोडी कैसे बनता है, सैप यूज किया है, ठीक है, तो ये वाला पूरा कवर हो गया है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, चीज। चीज सबने खाई है, पिज्जा सबको ही पसंद होता है, तो चीज सबसे मेन इंग्रेडिएंट है अगर हम पिज्जा खा रहे हैं तो, ठीक है। तो चीज अब कैसे बनती है उसके बारे में पता लगाएंगे। फॉर्म्ड बाय पार्शियल डिग्रेडेशन ऑफ मिल्क, मिल्क को डिग्रेड किया जाता है सिर्फ पार्शियली, पार्शियली डिग्रेडेशन होता है, आधा डिग्रेड किया जाता है बाय डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, कुछ माइक्रोब्स आएंगे, मिल्क को आके डिग्रेड करेंगे, ठीक है, पार्शियली। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर एंड फ्लेवर्स। अब पूछते हैं कि मोज़रेला चीज है, स्विस चीज है, इसमें हम कैसे पता लगाएं कि बेसिकली कौन सा चीज कैसा है, उसमें मतलब कौन सा अच्छा होता है, क्या उसमें डिफरेंस है, तो बेसिकली वो हमें पता चलेगा टेक्सचर से और फ्लेवर से, उसका पर्टिकुलर टेस्ट होगा कि कुछ लोग बोलते हैं मतलब मोज़रेला चीज ज्यादा पसंद है, कुछ को स्विस चीज ज्यादा पसंद है, तो वो बेसिकली उसका टेक्सचर है कि टच करने में कैसी है, ठीक है। नेक्स्ट उसका फ्लेवर, उसका कुछ टेस्ट हो सकता है, ठीक है, एंड टेस्ट, उसका टेस्ट होगा, देन द स्पेसिफिसिटी कम फ्रॉम द माइक्रोब्स, और वो जो चीज है वो कौन से माइक्रोब से बनी है, ठीक है, फंजाई से बनी है, कोई कौन सा माइक्रोब इसकी में प्रेजेंट है, कौन सा माइक्रोब उसको बना रहा है, उसका मैन्युफैक्चर भी तो डिपेंड करता है ना। The large holes in Swiss cheese are due to production of large amount of carbon dioxide
बाय अ बैक्टीरियम नेम प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ये बैक्टीरिया है, ठीक है, एक बैक्टीरियम प्रेजेंट है, ये बना रहा है स्विस चीज को। इसका नाम याद रखना है। बेसिकली करता क्या है, जब इसको हम कल्चर करते हैं और हम मिल्क का पार्शियल डिग्रेडेशन करवाते हैं तो ये बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड की गैसेस रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से जो चीज है उसमें होल्स दिखते हैं हमको। कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिलीज होगी तो कहीं से तो रिलीज होगी, उसके लिए होल्स तो प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट रिलीज होता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाएगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे होल्स अपीयर हो जाते हैं स्विस चीज के अंदर। तो स्विस चीज का एग्जांपल याद रखना है, नाम पूछ सकते हैं बैक्टीरिया का, क्या नाम है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ये सारे एग्जांपल्स इस चैप्टर में बहुत सारे आएंगे, ये सारे हमको लर्न करने हैं। द रॉकफोर्ट चीज, दूसरी चीज है रॉकफोर्ट चीज, आर राइपन्ड बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंजाई। ये बनती है फंजाई से। जैसे पहली जो चीज है वो स्विस चीज थी, वो किससे बन रही थी, बैक्टीरिया से। इसका मतलब ये नहीं मान सकते हम कि सारी बैक्टीरिया से बन रही है, कुछ फंजाई से भी बन रही है। तो फंजाई में कौन सी है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, इसका नाम याद रखना है। फंजाई कौन सा है, रॉकफोर्टाई, ये वाला, ठीक है। पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई हमको लर्न करना है कि इस वाले फंजाई से पर्टिकुलरली ये वाला चीज बनेगा। ऑन देम विच गिव्स देम अ पर्टिकुलर फ्लेवर, उसका टेस्ट अलग होगा। एक बैक्टीरिया बना रहा है तो उसका अलग टेस्ट है, दूसरा फंजाई बना रहा है तो उसका टेस्ट अलग होगा। तो वही हमको यहाँ पे बताना है। तो रॉकफोर्ट चीज हो गई है। दूसरी थी स्विस चीज, ये लर्न करना है कौन से माइक्रोब्स हैं इसमें, चीज में बस इतना ही है। इसमें बस यही पूछ सकता है, एमसीक्यूज आ सकते हैं या तो, या फिर मैचिंग द कॉलम्स आ सकता है कि अगर ये स्विस चीज है तो उसका कौन सा बैक्टीरिया है, अगर रॉकफोर्ट चीज है, ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली कौन सा फंजाई है उसका नेम पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। माइक्रोब्स, अब इसी के साथ जो पहले वाला था ये वाला सारा हमारा कवर हो गया है कि बेसिकली माइक्रोब्स हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें कैसे हेल्प कर रहे हैं। तो कर्ड बना रहे हैं, डो बना रहे हैं, टोडी बना रहे हैं, साथ में चीज बना रहे हैं, तो ये चार हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन ये आता है कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में बताओ कि कैसे माइक्रोब्स हेल्प कर रहे हैं, तो हम ये सारे जितना अभी तक हमने पढ़ा वो सारा बता सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है कि माइक्रोब्स इंडस्ट्रीज में कैसे हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज आती है इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या बना रहा है। तो इंडस्ट्रियल में हम यही पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रीज में कौन से प्रोडक्ट बनाएगा। प्रोडक्शन ऑन एंड इंडस्ट्रियल स्केल पे बना रहे हैं, रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स। बेसिकली उसमें क्या होते हैं, बड़े बड़े फर्मेंटर्स लगे होते हैं, ठीक है। लार्ज स्केल में हम उसको बनाते हैं तो फर्मेंटर्स बहुत ज्यादा लगे होंगे, तो वही हमको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो लार्ज फर्मेंटर्स होंगे, लार्ज वेसल्स है फर्मेंटर्स या फिर बायोरिएक्टर्स। बेसिकली क्या है, बहुत बड़े बड़े वेसल्स है, फर्मेंटर्स, बायोरिएक्टर्स, ये सारा। बेवरेजेस आते हैं फिर। बेवरेजेस बेसिकली ऐसे हो सकते हैं कोई, मतलब कि कोई ड्रिंक्स वगैरह हो सकती हैं, लाइक इथेनॉल, ठीक है, अल्कोहल वगैरह जैसे होती है, तो बेवरेजेस होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स हो सकती है। देन एंटीबायोटिक्स बेसिकली है क्या, मेडिसिन। अरे ये भी तो हम बनाएंगे इंडस्ट्री में, मेडिसिन खुद से तो नहीं आ जाएगी ना, ठीक है। तो जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ बेवरेजेस ही बना के छोड़ दें, सिर्फ अल्कोहल। मेडिसिन भी तो बनानी है, तो वो भी बेसिकली इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का काम है, ठीक है। आर सम ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स, माइक्रोब्स में बनाएंगे। माइक्रोब्स बेसिकली उन प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, ठीक है। वही हमको बताना है कि बेवरेजेस बनाते हैं, साथ में एंटीबायोटिक्स बनाते हैं और इंजाइम्स बनाते हैं, ठीक है। तो इंजाइम्स कुछ हो सकते हैं, कुछ इंजाइम्स हैं जो कि हमें रिएक्शंस करवाने के लिए चाहिए, रिएक्शंस प्रोड्यूस करने के लिए कुछ इंजाइम्स चाहिए, पेप्सिन चाहिए, ठीक है। अगर हमें उसको बेसिकली कल्चर करना है उस केस में हमें इंजाइम्स भी बना सकते हैं माइक्रोब्स का यूज करके। बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पे ये बायो इंजाइम्स बनते हैं, ठीक है। और साथ में बेवरेजेस, एंटीबायोटिक्स और इंजाइम्स, ये सारा लर्न करना है कि किससे बनेगा। अब क्या होता है, ये एंटीबायोटिक्स, बेवरेजेस और एंजाइम्स बनाने के लिए कोई वेसल तो चाहिए, कोई बड़ा सा वेसल तो चाहिए। वो जो बड़ा वेसल होता है वही होता है ये फर्मेंटर्स या फिर बायोरिएक्टर्स। इसको हम बायोटेक्नोलॉजी में और डिटेल में पढ़ेंगे।
फर्मेंटेड बेवरेजेस सबसे पहले आ गया है, कौन से हैं डिटेल में पढ़ते हैं। माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस। अगर बात करें फर्मेंटेशन वाली बेवरेजेस कौन सी होती हैं, तो फर्मेंटेशन में क्या बन रहा था, इथेनॉल बन रहा था, लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, ये सारी चीजें कौन बना रहा है, फर्मेंटेशन के थ्रू माइक्रोब्स। तो ये बेसिकली ऐसी ड्रिंक्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाई जाती हैं, एक लार्ज स्केल में बनाई जाती है, और इसमें माइक्रोब्स ही बेसिस है उस इंडस्ट्री का। जस्ट इमेजिन कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ये पर्टिकुलर माइक्रोब रहे ही नहीं, तो ये बनेगा नहीं। उसका बेसिकली जो सबसे मेन बेसिस है, उसका जो बेस है, वही ये पर्टिकुलर माइक्रोब होते हैं, क्योंकि उनका इंग्रेडिएंट ही वही है, एक कहते हैं ना मेन इंग्रेडिएंट वही है। ठीक है, तो ये समझ आ गया फर्मेंटेड बेवरेजेस, जो पहला था इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का नंबर 1। ठीक है, तो यही बता रहा है कि ये कुछ फर्मेंटर्स, ऐसे बड़े बड़े फर्मेंटर्स लगे होते हैं, बड़े बड़े लार्ज वेसल्स होते हैं। ठीक है, ये फर्मेंटर्स होते हैं, या फिर इनका दूसरा नाम भी बताया था बायो रिएक्टर्स। बायो रिएक्टर्स बताया था इनका नाम। तो ये भी हमको पता होना चाहिए कि इसी में ये पर्टिकुलर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है वो इसमें प्रिपेयर होके आएगा। देन फर्मेंटेशन प्लांट पूरी इंडस्ट्री है, तो ये तो सिर्फ उसका वेसल बता दिया, लेकिन पूरी इंडस्ट्री बनेगी भी तो। हमने अगर कभी कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज देखी हो तो उसमें यही होता है कि बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स वहां लगे होते हैं, और पर्टिकुलरली फर्मेंटेड बेवरेजेस बन रही होती हैं। एंटीबायोटिक्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है तो एंटीबायोटिक्स बन रही होंगी। ठीक है, तो यही हमको बताना है, ये पूरा फर्मेंटेशन प्लांट बना होता है, पूरा इंडस्ट्री का एक पार्ट रहेगा। ठीक है, और ये फर्मेंटेशन प्लांट बनाएगा। तो यही हमको बताना है यहाँ पे कि ये डायग्राम्स दोनों हैं क्या। अगर पूछ लिया जाए कि ये है क्या, तो उसमें हम उस चीज को लेबल कर सकते हैं, बायोरिएक्टर्स या फर्मेंटर्स। देन दूसरा आ गया फर्मेंटेशन प्लांट, पूरा का पूरा इंडस्ट्री। तो इसी के साथ हमारा कवर हो गया है फर्मेंटेड बेवरेजेस, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में पहला था। ठीक है, और चीजें भी हैं यहाँ पे, मल्टेड सीरियल्स, कुछ ग्रेन्स हो सकते हैं, दालें वगैरह हो सकती हैं, एंड फ्रूट जूसेस आर फर्मेंटेड बाय सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। नेम वही है, नेम चेंज नहीं हो रहा, बस काम अलग है यहाँ पे। टू प्रोड्यूस इथेनॉल, इथेनॉल बना रहा है किसके थ्रू, सीरियल्स के थ्रू, फ्रूट जूस के थ्रू। जैसे हमने सुना भी होगा, ग्रेप्स को फर्मेंटेशन करवा के फिर उससे अल्कोहल बनाई जाती है, बियर बनाई जाती है। ठीक है, तो वही बता रहा है यहाँ पे कि उसमें यूज को क्या हो रहा है, फर्मेंटेशन तो सिर्फ एक ही प्राणी कर सकता है, दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। अदर नेम क्या है इसका, जो हम उसको निक नेम से बुलाते हैं, यीस्ट, दैट इज इट्स नॉर्मल नेम, लोकल नेम, जो उसका जनरल नेम है, यीस्ट है। तो यीस्ट बेसिकली क्या कर रहा है, फर्मेंटेशन करवा देगा, तो इथेनॉल बन जाएगी वहां से। Saccharomyces cerevisiae is used for the production of fermented beverages। तो वही बता रहा है, जो fermented beverages बन रही है, इथेनॉल, अल्कोहल वगैरह बन रहा है, वो Saccharomyces cerevisiae से बनेगा, यीस्ट से बनेगा। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। अगर बात करें तो क्या होता है, जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसका हम बेसिकली फिल्ट्रेशन वगैरह करवाते हैं कि थोड़ा सा कुछ उसमें इम्प्योरिटी ना रह जाए, हाई टेम्परेचर वगैरह पे पॉस्चराइजेशन वगैरह करवाया जाता है। ठीक है, तो वो बेसिकली करवाया जाता है, लेकिन होता क्या है कि वाइन और बियर के केस में हम नहीं करवाते, विदाउट डिस्टिलेशन बनेगी, डिस्टिलेशन करनी नहीं है। दे आर नॉट फिल्टर्ड, पेस्चराइज्ड, बोटल्ड। तो यही डिस्टिलेशन की डेफिनेशन दे रखी है। अगर पूछ ले कि जो भी चीज, जब भी हम उसका फिल्ट्रेशन करवा रहे हैं, पेस्चराइजेशन करा रहे हैं और उसको फिर पैक कर रहे हैं, उसी को हम डिस्टिलेशन कर कहते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, पहले उसको फिल्टर किया जाता है। पेस्चराइजेशन का मतलब होता है उस चीज को बेसिकली एक हाई टेम्परेचर देकर उसको बॉईल किया जाए। ठीक है, मिल्क के पैकेट पे देखा होगा, जब भी हम डेयरी से मिल्क वगैरह लेके आते हैं तो उसकी जो पैकेट होता है उस पर लिखा होता है कि पेस्चराइज्ड मिल्क। तो उसी का मतलब यही होता है कि उसको हम एक हाई टेम्परेचर पे बॉईल कर रहे हैं। पेस्चराइजेशन का मतलब क्या होगा, बॉइलिंग एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे उसको हम बॉईल करेंगे। देन बात आती है कि विस्की, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रोथ। फर्मेंटेड ब्रोथ जो होगा उसका बेसिकली हम डिस्टिलेशन करवाएंगे। ठीक है, उसको पहले डिस्टिल्ड किया जाएगा, फर्मेंटेड ब्रोथ रहेगा, पहले वो मिलेगा हमको एज अ प्रोडक्ट, किसमें,
विस्की और ब्रांडी में प्रोडक्ट होगा, उसको बेसिकली हम क्या कराएंगे, पहले डिस्टिलेशन करवाई जाएगी, पहले डिस्टिलेशन करवाई जाएगी, तब उसको मार्केट में बेचा जाएगा, है ना। उससे पहले भी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग वगैरह बहुत चीजें आती हैं, ठीक है। लेकिन वही बता रहा है कि सॉरी वही बता रहा है इसमें कि पहले उसमें डिस्टिलेशन होगी, तो फर्क यही बता रहा है कि एक होता है कि वाइन और बियर ये डिस्टिलेशन के बिना भी बन जाएंगी, लेकिन विस्की, ब्रांडी और रम इसमें हम डिस्टिलेशन करवाएंगे। बियर हैज एन अल्कोहलिक कंटेंट। अब देखा जाता है कि बोल देते हैं ना कि बियर तो पी सकते हैं लेकिन विस्की वगैरह नहीं पीना चाहिए, बाकी नहीं, कुछ होती हैं जिन लोगों को अल्कोहल वगैरह की नॉलेज ज्यादा होती है, तो वो बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर जो अल्कोहल है ये तो हार्मफुल नहीं है, बाकी सारी हार्मफुल है, उन्हें कभी मत पीना लाइफ में। तो वही वही बता रहा है कि जिसका अल्कोहलिक कंटेंट ज्यादा होता है वो हार्मफुल भी ज्यादा होगी, क्योंकि बेसिकली अल्कोहल करती क्या है, हमारे लीवर में चली जाएगी, लीवर का पूरा सिरोसिस कर देते हैं, ठीक है, पूरा सिरोसिस में चला जाता है, लीवर पूरा खराब हो जाता है। तो वही बता रहा है कि जिसका अल्कोहलिक कंटेंट कम है वो तो चलो फिर भी पी लिया, पीना तो कोई सा भी नहीं चाहिए, लेकिन भैया कि 3 to 6% वाला अल्कोहलिक कंटेंट जिनको ज्यादा ही होता है कि हाँ भाई अल्कोहल के बिना रहा ही नहीं जा रहा, तो उन लोगों का ही होता है कि चलो ठीक है, आप उन्हें डॉक्टर्स बोल देते हैं कि चलो ठीक है इतना ही है, तो कभी कभी आप कर सकते हो कि कम अल्कोहलिक कंटेंट वाली पी लो यार, है ना, क्यों अपना लीवर खुद ही अपने हाथों से खराब करना। तो 3 to 6% वाले में क्या होता है कि अल्कोहलिक कंटेंट जो है वो काफी कम है, तो बेसिकली वहां पे होगा कि अल्कोहलिक कंटेंट बहुत कम है, इसीलिए चलो ठीक है आप पी सकते हो उसको। लेकिन दूसरी आती है वाइन्स, हैज एन अल्कोहलिक कंटेंट ऑफ 9 to 12%। भाई ये कभी छूनी ही नहीं चाहिए क्योंकि ये तो लीवर डायरेक्टली खराब कर देगी, तो ये चीज हम याद कर सकते हैं, एक पॉइंट है कि अल्कोहलिक कंटेंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होगा उस इंसान की बॉडी पे। अल्कोहलिक कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हार्मफुल इफेक्ट्स। ये हम नॉर्मली एक जनरल कंसेप्ट बना सकते हैं अपने माइंड में, हार्मफुल इफेक्ट्स, ठीक है, जनरल कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में ये बना सकते हैं, लाइक हमें किसी को भी ये नॉर्मली जनरल नॉलेज देनी हो कि अल्कोहलिक कंटेंट अगर आपको पीनी भी है बियर या फिर ये सब, तो इसमें बेसिकली कर सकते हैं कि चलो ठीक है आप अल्कोहलिक कंटेंट कम वाले को पी लो, है ना, क्यों अपना लीवर पूरा खराब करना। लेकिन अल्कोहल वैसे बेसिकली बहुत ज्यादा बुरी चीज होती है, क्योंकि वो बेसिकली करेगी क्या, अल्कोहल पूरा लीवर सिरोसिस कर देगी, ठीक है, लीवर पूरा सिरोसिस में चला जाएगा, पूरा लीवर डैमेज हो जाता है अगर अल्कोहल का ज्यादा यूज कर रहे हैं हम, ज्यादा उसका सेवन किया जा रहा है तो अल्कोहलिक कंटेंट की वैल्यूज हमको लर्न करनी है कि बियर में कितनी होती है, वाइन्स में कितनी होती है, ये लर्न करना है, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हो गया है ये वाला स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये फर्मेंटेड बेवरेजेस वाला हो गया जो कि इंडस्ट्रीज में हम बना रहे हैं फर्मेंटेशन के थ्रू। अब आती है एंटीबायोटिक्स, कि पहले तो अल्कोहल बनाई है जिसकी वजह से पूरा खराब ही हो रहा है, अल्कोहल तो कोई अच्छी चीज तो नहीं है ना, लेकिन इंडस्ट्रीज का बेसिस है वो बता रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज आती है एंटीबायोटिक्स, ये तो यूजफुल है। एंटीबायोटिक्स का बेसिकली काम क्या होता है, ऐसी मेडिसिन जो कि बैक्टीरिया को किल करें, वो मेडिसिन भी हो सकती हैं, वो मेडिसिन किसी से भी हम कल्चर कर सकते हैं, वही देखेंगे कि मेडिसिन बना तो रहे हैं, बोल तो रहे हैं कि हम अमोक्सिलिन ले लें, पैरासिटामोल ले लें, कि ये क्या है, सॉरी पैरासिटामोल तो नहीं होती, लेकिन एंटीबायोटिक्स बेसिकली क्या है वही हमको लर्न करना है कि पैरासिटामोल और एमोक्सिलिन दोनों ही एंटीबायोटिक्स हैं, वो लर्न करना है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स बेसिकली क्या है, दे किल बैक्टीरियाज, बैक्टीरियाज को किल करने के लिए होती हैं, उनके अगेंस्ट वर्क करेंगे, उनको किल कर देंगी, और अगर हमें कोई पैथोलॉजी हुई है जो कि बैक्टीरिया से हो रही है उसको ये ठीक कर देगी। तो एंटीबायोटिक्स कैसे आई थी देखते हैं, कौन से माइक्रोब से बनेगी। एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस which are produced by some microbes and can kill or stop the growth of the other microbes। दूसरे माइक्रोब्स को खुद ही, मे भी ऐसा हो सकता है कि एंटीबायोटिक्स किसी हम माइक्रोब से ही बना रहे हैं और वो माइक्रोब को ही मार रही है। तो ये लाइन काफी अजीब, थोड़ी सी अलग है, यूनिक लाइन है एक। एंटीबायोटिक आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब से ही बनेंगी और साथ में
मार भी सकती हैं दूसरे माइक्रोब को या फिर उसकी ग्रोथ को ही रोक देंगी। मतलब उसकी ग्रोथ को रोक देना मतलब है कि एक तरह से उसको किल कर देना। देन आता है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में कि जो ये था एंटीबायोटिक, इसका कॉन्सेप्ट किस साइंटिस्ट ने दिया था। तो वही हमको बताना है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। तो वही बताया, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे, ये इनकी स्टोरी आएगी, अभी पढ़ते हैं। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि एंटीबायोटिक्स का, कि उसमें आता है पेनिसिलिन, बहुत ज्यादा यूज होती है पेनिसिलिन, ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि एंटीबायोटिक, ये सारा लर्न करने वाला पार्ट है माइक्रोब्स का, कि पेनिसिलिन किससे मिल रही है, पेनिसिलियम नोटेटम। नेम पूछ सकते हैं कि चीज का जो है वो कौन सा माइक्रोब है, अगर एल्कोहल है उसका माइक्रोब कौन सा है। फिर आता है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है तो उसका माइक्रोब कौन सा है, वो सब बताना है। फिर आता है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग while working on staphylococcus बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, याद रखना बैक्टीरिया आ रहा है, बैक्टीरिया। ऑब्जर्व्ड अ मोल्ड ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर, उन्होंने, उनके पास मोल्ड था, मतलब अगर मोल्ड था तो बेसिकली क्या था, फंजाई था उनके पास। मतलब एक जगह तो वो स्टेफाइलोकोकस को, एक बैक्टीरिया को वो कल्चर कर रहे हैं, और दूसरी साइड उनके पास क्या है, एक फंजाई का कल्चर है। तो वो अनवॉश था, उसको वॉश नहीं करके रखा था इन्होंने। प्लेट्स अराउंड विच स्टेफाइलोकोकाई कुड नॉट ग्रो, वहां पे स्टेफाइलोकोकस सारी जगह कल्चर कर पा रहा था, लेकिन जहां पे ये फंजाई दिखा उसको, वहां पे वो डर के भाग गया। वहां पे बेसिकली क्या हुआ कि वो ग्रो ही नहीं कर पा रहा था, बैक्टीरिया फंजाई के आसपास कहीं पे ग्रो नहीं कर पा रहा था। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वहां पे ऑब्जर्व किया, कुड नॉट ग्रो, एंड ही फाउंड आउट दैट इट वॉज ड्यू टू अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय पेनिसिलियम नोटेटम। उसने पता लगाया कि जो पेनिसिलियम मोल्ड बेसिकली था क्या, पेनिसिलियम नोटेटम, दैट इज फंजाई। तो बेसिकली वो एक ऐसा केमिकल रिलीज कर रहा है जो बैक्टीरिया को और ज्यादा ग्रो करने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो वही आपको बता रहा है पेनिसिलियम नोटेटम के बारे में। तो यही इन्होंने बताया, क्योंकि पेनिसिलिन इनकी एंटीबायोटिक थी उस हिसाब से, क्योंकि ये स्टेफाइलोकोकस को वहां पे ग्रो नहीं करने दे पा रही थी, कि या तो उसको किल कर दे, एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन क्या है, या तो उसको किल कर दे या फिर उसकी ग्रोथ को रोक दे। तो वही चीज ये बता रहा है, हमको इससे मिल गया है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नेम लर्न करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड अगेंस्ट द डेडली डिजीज। अब एक बात बताओ, जस्ट इमेजिन कि हमारे पूरे वर्ल्ड में अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं आता एंटीबायोटिक्स का, तो बेसिकली बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं जो कभी क्योर ही नहीं हो पाती। तो वही आपको बता रहा है, एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड अगेंस्ट द डेडली डिजीज। कुछ ऐसे डेडली डिजीज कौन से होते हैं भाई, बहुत हानिकारक, हो गए किसी के तो मरना तो पक्का ही है, लीथल है एकदम। प्लेग, यूरोप में फैला था, ब्यूबोनिक प्लेग हमने पढ़ा है एसएसटी वगैरह में पहले 10th तक। ठीक है, वूपिंग कफ था, लेप्रेसी, कुष्ठ रोग, मलेरिया, इनमें एंटीबायोटिक दी जाती है। अगर ये हो ही ना तो ये डेडली डिजीज कभी क्योर ही नहीं हो सकते। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स हैज बिकम वाइड स्प्रेड, सॉरी इसको करेक्ट कर लेना, दैट इज वाइड स्प्रेड बाय एफर्ट्स ऑफ अर्नस्टीन। अब देखो कॉन्सेप्ट एक साइंटिस्ट देता है, उसको प्रमोट और बहुत सारे एक साइंटिस्ट की टीम करती है। तो वही हुआ कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक का कॉन्सेप्ट दे दिया। अब इसको और साइंटिस्ट जो होते हैं वो जाके क्या करेंगे, उस चीज के ऊपर और रिसर्च करेंगे और देखेंगे कि हम और उसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसको स्प्रेड कैसे कर सकते हैं। इनके प्रोमोटर्स ही थे वो एक तरह से, अर्नस्टीन एंड हॉवर्ड फ्लोरे। फ्लोरे और चेन ने इसको और ज्यादा वाइड स्प्रेड किया। ऑन कीमोथेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस, कीमोथेरेप्यूटिक मतलब क्या होता है कि एक ऐसा केमिकल जिसका हम यूज कर सकते हैं हीलिंग के लिए। थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स का मतलब होता है कि उसकी हीलिंग में हम हेल्प कर रहे हैं। तो कुछ कीमोथेरेप्यूटिक इफेक्ट्स थे पेनिसिलिन के, ठीक है, एंटीबायोटिक्स के, जो कि इन्होंने बताए इस टाइम पे 1939 से 1941 तक। तो वही हमको बताना है इस पूरे में। ये नॉर्मल सा टॉपिक है कि यहाँ पे क्या बता रहा है कि एंटीबायोटिक्स जो हैं उनका कुछ थेरेप्यूटिक इफेक्ट है, कुछ केमोथेरेप्यूटिक इफेक्ट्स है, उसी के बारे में इन्होंने बताया अर्नस्टीन और हॉवर्ड फ्लोरे ने। पेनिसिलिन वाज यूज्ड इन ट्रीटिंग अमेरिकन सोल्जर्स। अमेरिकन सोल्जर्स जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था
तो अमेरिकन सोल्जर्स को बहुत ज्यादा क्या था ना, बहुत ज्यादा वुंड्स वगैरह हुए थे, बहुत इंजुरीज आई थी। अब होता क्या, इंजुरी मान लो किसी सोल्जर को लग गई, वहां पे कट लग गया, अब कट लग जाता है वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो वही आपको बता रहा है कि इतने सारे वुंड्स उन लोगों को हुए थे कि अगर वहां पे कोई हम एंटीबायोटिक चीजें नहीं लगाते तो वो चीज और ज्यादा बढ़ जाती, वो इन्फेक्शन, वो इन्फ्लामेशन और ज्यादा इंक्रीज कर जाता। इन वर्ल्ड वॉर 2, तो वर्ल्ड वॉर 2 में ये बहुत ज्यादा बना था जो पेनिसिलिन था, कि पेनिसिलिन उस टाइम पे ना इन लोगों के लिए वरदान की तरह साबित हुई थी, क्योंकि बेसिकली हुआ क्या था कि इन लोगों को इतनी ज्यादा इंजरीज हुई थी कि अगर उनको क्योर नहीं किया जाता तो उनकी पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो सकता था, वो इन्फ्लेमेशन बढ़ता तो वो डेडली डिजीज बन जाता। ठीक है, तो पेनिसिलिन वहां हेल्पफुल रही। फिर आता है चेन एंड फ्लोरे वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। ऑब्वियसली इन साइंटिस्ट लोगों ने काम इतना अच्छा किया है, नोबेल प्राइज मिलना तो बनता था इन्हें। ठीक है, तो इनको नोबेल प्राइज मिला इस चीज के लिए, कब मिला, 1945 में। ठीक है, मतलब 1939 से 1941 तक इन्होंने खूब रिसर्च करी, खूब प्रचार प्रसार किया, उसका जो रिजल्ट है वो इन्हें 1945 में मिला। फॉर डिस्कवरी ऑफ पोटेंशियल यूज ऑफ पेनिसिलिन एज एंटीबायोटिक, पोटेंशियल यूज ऑफ पेनिसिलिन एज एंटीबायोटिक, जो इसका इतना अच्छा यूज है, जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल है पेनिसिलिन में कि वो इतनी अच्छी एंटीबायोटिक साबित हुई, वो किसने बताया, चेन और फ्लोरे ने। और उसके लिए नोबेल प्राइज इनको कब मिला, 1945 में। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, सम अदर एंटीबायोटिक्स वर आल्सो प्यूरिफाइड आफ्टर सक्सेसफुल डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। दूसरी और भी एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं। ठीक है, कुछ एंटीबायोटिक्स के हमें नाम ही पता है, पैरासिटामोल, अमोक्सिलिन वगैरह ये सब। फॉर एग्जाम्पल फ्यूमाजिलिन फ्रॉम एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ये भी आपको पूछ सकते हैं। फ्यूमाजिलिन किससे मिली थी, ये एक एंटीबायोटिक है। फ्यूमाजिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है, फ्रॉम एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, इससे मिली है। और ये बेसिकली है क्या, ये एस्परजिलस होता क्या है, फंजाई होता है ना, कोनिडिया में पढ़ा था एस्परजिलस में। ठीक है, तो वही बता रहा है कि एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से हमें कौन सी एंटीबायोटिक मिल रही है, फ्यूमाजिलिन। क्या होता है, एक बार एंटीबायोटिक किसी ने कल्चर कर ली तो दूसरे साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में आइडिया आ जाते हैं कि हम और भी एंटीबायोटिक्स इसके तरह बना सकते हैं, कि जब एक फंजाई से एक एंटीबायोटिक इन्होंने कल्चर कर ली तो हम और भी बना सकते हैं। तो वही ये बता रहा है कि दूसरी एंटीबायोटिक यहाँ से इन लोगों ने कल्चर करनी स्टार्ट कर दी। अब बात आती है जुडिशियस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये तुम्हें पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स का यूज क्यों नहीं करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स बेसिकली क्या कर रही है, माइक्रोब्स को किल कर रही है, लेकिन एक टाइम पे क्या होता है, वो माइक्रोब्स ही रेजिस्टेंट हो जाते हैं, वहां पे एंटीबायोटिक कितनी खा ले पेशेंट, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। फिर एक्सेस एंटीबायोटिक यूज, अगर ज्यादा यूज कर रहे हैं, यूज इज अ वेल डॉक्यूमेंटेड रिस्क फैक्टर फॉर इन्फेक्शन और कॉलोनाइजेशन विद रेजिस्टेंट पैथोजेंस। होता क्या है कि अगर ज्यादा यूज कर लें तो क्या होगा, जो पैथोजेंस हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उनको लगता है कि यार कोई प्रॉब्लम तो इसको हुई नहीं, ये बार बार ही एंटीबायोटिक खा रहा है, तो उनको उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने की आदत हो जाती है, तो एंटीबायोटिक उस टाइम पे कुछ कर ही नहीं पाती क्योंकि पैथोजेंस रेजिस्टेंट हो गए अब। ठीक है, unnecessary antibiotics use for viral illness is common। नॉर्मली क्या होता है, कुछ भी लाइक थोड़ा सा फीवर हुआ, थोड़ा सा कोल्ड हुआ, लोग क्या करते हैं, सोचते नहीं है, पहले एंटीबायोटिक ले लेते हैं। तो वही होता है, कॉमन है ये काफी प्रॉब्लम कि हम अननेसेसरी यूज करते हैं कभी कभी एंटीबायोटिक्स का, and has led to increasing rates of antibiotic resistance among streptococcus pneumonia। ये एक बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बेसिकली क्या है, एक बैक्टीरिया है, क्या कॉज करेगा, न्यूमोनिया, इसके नेम में ही न्यूमोनिया है, तो बीमारी कौन सी कॉज करेगा, न्यूमोनिया। एंड अदर कम्युनिटी एक्वायर्ड पैथोजेंस, तो बेसिकली करेगा क्या, होता क्या है कि अगर हम बार बार अननेसेसरीली उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक का यूज किए जा रहे हैं, इनटेक किए जा रहे हैं, तो बॉडी में जो पैथोजेंस हैं वो यूज टू हो जाते हैं एंटीबायोटिक के पूरे एनवायरनमेंट से, तो उस टाइम पे एंटीबायोटिक भी उनका कुछ नहीं कर पाती, वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। देखा भी होगा कि एक टाइम पे वो पर्टिकुलर मेडिसिन लेने के बाद भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पर्टिकुलरली जो पैथोजेंस हैं वो उससे रेजिस्टेंट हो जाता है, वो आदत डाल लेते हैं। एंटीबायोटिक ओवर यूज इंक्लूड, अगर ओवर यूज कर रहे हैं एंटीबायोटिक का, इंक्लूड लैक ऑफ एजुकेशन। बेसिकली क्यों हो रहा है, लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि एंटीबायोटिक ज्यादा लिए जा रहे हैं, पैरासिटामोल का एग्जांपल ले लें, कोल्ड हुआ तो एंटीबायोटिक ले लेंगे, पैरासिटामोल ले लेंगे।
ठीक है, हेडेक हुआ तो भी इनकी पैरासिटामोल है, ठीक है, थोड़ा सा कफ कोल्ड हुआ उसके लिए लोग एंटीबायोटिक ले लेंगे। तो बेसिकली क्यों होता है लोगों में? लैक ऑफ एजुकेशन, कुछ को पता ही नहीं है कि एंटीबायोटिक है तो क्या क्या करेगी, है ना। पैरासिटामोल अगर ले रहे हैं, एंटीबायोटिक खा भी रहे हैं, तो उसके खाने के बाद भी तो कुछ चीजें होती है, नोजिया हो जाता है लोगों को, वॉमिटिंग हो जाती है, हेडेक हो जाता है, ठीक है। तो लोगों में एजुकेशन नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन है इसमें। पेशेंट्स एक्सपेक्टेशंस, पेशेंट सोचता है कि यार क्यों ज्यादा टाइम वेस्ट करना, डॉक्टर ने दवाई तो प्रिस्क्राइब कर दी है, ज्यादा डोजेस ले लेता हूँ, ओवर यूज कर लेता हूँ, मैं तो ठीक ही हो जाऊंगा। उसको एक्सपेक्टेशन लगता है कि पहले भी तो खा के ठीक हो गया था, अब भी ठीक हो जाऊंगा। पास्ट एक्सपीरियंस वही चीज कि पहले भी तो मैं इसी मेडिसिन से ठीक हुआ था, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, डॉक्टर की सलाह नहीं माननी होती उस केस में। पास्ट एक्सपीरियंस में यही बता रहा है कि पहले भी तो मैं खुद खा के ठीक हो गया था, तो अब ठीक है कर लेते हैं, एंटीबायोटिक क्या ही नुकसान करेगी। करना नहीं चाहिए ऐसा। इकोनॉमिक इंसेंटिव्स मिल जाती है, मोहल्ला क्लिनिक्स खोल रखे हैं आसपास में, तो बेसिकली क्या होगा, फ्री में दवाइयां मिलती है, एंटीबायोटिक सारी मेडिसिन फ्री में मिल जाती है, तो लोगों को ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ता। कोई थोड़ा सा कोल्ड हुआ, पैरासिटामोल ले ली, हेडेक हुआ, पैरासिटामोल ले ली। तो यही होता है कि एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज नहीं करना चाहिए, एक ही उसका रीजन है, ओवर यूज या फिर अननेसेसरी यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। उसका एक ही रीजन है कि क्यों हमें ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए और अननेसेसरीली यूज क्यों नहीं करना चाहिए एंटीबायोटिक्स का, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि जो मेडिसिन है वो एक टाइम तक वर्क करेगी, उसके बाद जो पैथोजेंस हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज पैथोजेंस बिकम रेजिस्टेंट। ठीक है, तो ये टॉपिक खत्म हो गया, दैट इज एंटीबायोटिक्स, उनका जुडिशियस यूज हमें लर्न करना पड़ेगा, तो ये लर्न करने की चीजें हैं। देन आती है केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। हमने पढ़ लिया हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स का यूज, देन इंडस्ट्रियल में, फिर इंडस्ट्रियल में ही आता है कि कुछ केमिकल्स भी तो निकाल सकते हैं माइक्रोब्स के, एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एसिड ले लिया, है ना, कोई इंजाइम रिलीज कर रहा है, कोई हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो हमने उससे एक्सट्रैक्ट कर लिया माइक्रोब से कल्चर करवा के। यही तो चीजें हैं बायोटेक में जो पढ़ेंगे, ठीक है। केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर्स बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, दैट इज माइक्रोब्स आर बीइंग यूज्ड फॉर कमर्शियल, उसको कमर्शियल के लिए यूज करेंगे, एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करवाएंगे किसका, और सर्टेन केमिकल्स लाइक एल्कोहल्स, एल्कोहल्स प्रोड्यूस हो रहा है, ऑर्गेनिक एसिड बना सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक चीजें आजकल कितनी आ गई है, तो वो इन्हीं चीजों से बन रही है, ठीक है, उसका बेसिस ही क्या है, माइक्रोब्स। तभी तो पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स और भी चीजें हो सकती हैं, वो सारी प्रोड्यूस कहाँ से हो रही है, माइक्रोब्स के थ्रू। तो वही बता रहा है कि इंडस्ट्रियल यूज में ही ये सारा आता है, एंजाइम्स रिलीज होगा, एसिड्स रिलीज होंगे, कोई मेडिसिन बन रही है तो वो कमर्शियल यूज और इंडस्ट्रियल यूज में आएगी, ठीक है। तो ये टॉपिक भी हो गया। इतना हो गया है, केमिकल्स, एंजाइम्स, अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, इस टॉपिक तक हमारा अभी कवर हो गया है, तो इतना ही रखते हैं अभी, बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो माइक्रोब्स एंड सीवेज ट्रीटमेंट वाला बच्चा है, देन बायोगैस वाला टॉपिक बचा है, और उसके आगे कुछ बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायोफ्यूल्स के बारे में है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक आप इस वाले वीडियो को अच्छे से रिवाइज करना, जो भी कवर हुआ है इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस चैप्टर का पार्ट, उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।